तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग का टाइम आ गया है और इस बार हम बहुत ज़्यादा होप कर सकते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चांद के सरफेस पर लैंड कर पाएगा। चंद्रयान 3 के साथ रशिया का लूना 25 भी लगभग सेम टाइम पे चांद पे लैंड करने वाला है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर चांद में ऐसा क्या मिस्ट्री है जो अचानक सारे कंट्रीज अपने लूनर मिशंस लॉन्च कर रहे हैं? दरअसल चांद में ऐसे कई रेयर मिनरल्स होने के संभावनाएं हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन रेयर एलिमेंट्स प्रेजेंट होने के साथ ही चांद के कई ऐसे मिस्ट्रीज भी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। जैसे कि साइंटिस्ट को अभी तक ये नहीं पता कि आखिर चांद एग्जिस्टेंस में कैसे आया, मून रॉक्स मून से ज्यादा पुराने कैसे हैं और मून के सरफेस पर ये फ्रेश फुटप्रिंट्स किसके हैं, जबकि हम इंसानों ने लास्ट 40 साल में कोई भी लूनर लैंडिंग्स किए ही नहीं है। क्या इसका मतलब चांद पर हम इंसानों के अलावा भी किसी ने कदम रखा है? हमें सिखाया गया है कि चांद हमेशा से हमारे साथ है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। चांद के फॉर्मेशन को लेकर कई सारी थ्योरीज है। सबसे पहला थ्योरी है कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से चांद ऐसे ही स्पेस में घूम रहा था और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको अपने ऑर्बिट पे ले लिया। लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले चांद बहुत ज्यादा बड़ा है। अर्थ का मून सिर्फ उससे 4 गुना छोटा है, इसलिए इसको ऐसे पुल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा थ्योरी है एक्रीशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से चांद और धरती एक साथ ही बने थे, लेकिन अगर ये दोनों सेम तरीके से बने थे तो इन्हें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी फॉलो करने चाहिए। जैसे कि चांद का भी अर्थ की तरह एक आयरन कोर होना चाहिए, या फिर इसको भी अर्थ की तरह एक एक्सिस पर रोटेट करना चाहिए, जिनमें से एक भी चांद फॉलो नहीं करता है। तीसरा और सबसे पॉपुलर थ्योरी है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से एक बहुत बड़ा मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट धरती से टकराया था और उसी से अर्थ मून सिस्टम बना। लेकिन इस थ्योरी का भी सच होना एक रेयर कोइंसिडेंस होगा। जब चांद को प्रॉपर्ली स्टडी करने के लिए उसके रॉक सैंपल्स को लाया गया तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व होना तो दूर बल्कि और भी ज्यादा सवाल पैदा हुए। चांद के सरफेस पे मिले रॉक्स हेवीली मैग्नेटाइज्ड थे, जबकि चांद का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। इनफैक्ट अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा लाए गए रॉक सैंपल्स मोस्टली सिर्फ 3.9 बिलियन ईयर्स पुराने थे, जबकि साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि चांद उससे 600 मिलियन साल पहले ही बन गई थी। इसलिए जब चांद बन रहा था तो उस समय ही मैक्सिमम इम्पैक्ट्स होने चाहिए थे, लेकिन इस केस में हमें पहले 600 मिलियन साल के कोई भी खास सैंपल्स नहीं मिले। इस कंफ्यूजन के वजह से साइंटिस्ट ने एक नया थ्योरी निकाला कि शायद आज से 3.9 बिलियन साल पहले चांद में एक्सट्रीम कोलिजन्स हुए थे, जिसको उन्होंने लूनर कैटेक्लिज्म का नाम दिया। चांद के सरफेस पर मिले रॉक सैंपल्स अर्थ के मुकाबले भी बहुत अजीब थे। पृथ्वी पर हमें नए रॉक्स ऊपर देखने को मिलते हैं और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं सॉइल उतनी ही पुरानी होती जाती है, लेकिन चांद में ये पूरा ऑपोजिट है। चांद के सरफेस में पुराने रॉक्स ऊपर की तरफ है और नए रॉक्स अंदर की तरफ है। ये बहुत ही अजीब है क्योंकि पृथ्वी में ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम जमीन खोदते हैं या फिर कोई एक्सप्लोजन होता है। पृथ्वी में ऊपर के सॉइल लेयर्स लेस डेंस होते हैं और जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन चांद पर यह भी एकदम ऑपोजिट है। चांद के अपर लेयर्स ज्यादा डेंस है और अंदर के लेयर्स लेस डेंस है, और मे भी चांद के एकदम अंदर लार्ज हॉलो कैविटीज मौजूद हो सकते हैं। और इस चीज को पता करने का सिर्फ एक ही तरीका था। 20 नवंबर 1969 को अपोलो 12 के लूनर मॉड्यूल को जानबूझकर चांद के सरफेस पर क्रैश लैंड करवाया गया था। उसके बाद जो हुआ वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। नासा ने रिपोर्ट किया कि लूनर मॉड्यूल के क्रैश लैंड करते ही चांद पूरे 1 घंटे तक एक घंटी की तरह बजता रहा, जिसके बाद से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुआ कि चांद के अंदर शायद बहुत ही बड़े हॉलो कैविटीज है और शायद चांद अंदर से हॉलो है। इसके बाद अपोलो 13 के दौरान और भी हेवी ऑब्जेक्ट को चांद पर क्रैश लैंड करवाया गया और इस बार चांद पूरे 3 घंटे तक वाइब्रेट करता रहा। वाइब्रेशंस 20 माइल्स अंदर तक जा रहे थे। पृथ्वी में ऐसे वाइब्रेशंस सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही होते हैं,
क्योंकि जैसे जैसे वाइब्रेशंस अंदर की ओर जाने लगती है, अर्थ के डेंसिटी बढ़ने के वजह से वो स्लो डाउन हो जाते हैं। लेकिन इस केस में ये पूरा उल्टा हो रहा था। वाइब्रेशंस जितने अंदर की ओर जा रहे थे वो उतने ही तेज हो रहे थे, जो ये साबित करता है कि चांद के अंदर ना सिर्फ लार्ज कैविटीज है, बल्कि शायद चांद पूरा अंदर से खाली है। इस मिशन के बाद कुछ ऐसे थ्योरीज सामने आने लगी जिसके हिसाब से चांद एक्चुअल में एक स्पेसशिप है जिसको किसी और के द्वारा यहाँ पर लाया गया है और चांद के अंदर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद हो सकता है। और अगर हम हमारे पूर्वजों की बात माने तो शायद ये कुछ हद तक सच हो भी सकता है। लगभग हर प्राचीन सिविलाइजेशन के किताबों में हमें चांद को लेकर कई कहानियां देखने को मिलते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली हम जितना पीछे जाते हैं ये कहानियां उतने ही कम होते जाते हैं। और अगर हम बहुत पीछे की बात करें तो हमें एक ऐसे समय का मेंशन मिलता है जब चांद एग्जिस्ट नहीं करता था। अगर हम अफ्रीका में ज़ुलू माइथोलॉजी को देखें तो उनका मानना है कि चांद सच में एक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सुपर इंटेलिजेंट रेप्टिलियन रेस रहती है। और इनकी स्टोरी मेसोपोटामियंस और सुमेरियंस से भी बहुत सिमिलर है। इनके हिसाब से दो भाई थे, एनकी और एनलिल, जिन्होंने चांद को अपने ऑर्बिट पे लाया था। इससे पहले धरती पूरा वाटर वेपर से घिरा हुआ था और कोई सीजन्स भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही उन दो भाइयों ने चांद को आसमान में लाया तभी अचानक बहुत बारिश होने लगी और एक बहुत बड़ा फ्लड आ गया, जिसके बाद गोल्डन एज खत्म हो गया। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग हर धार्मिक ग्रंथों में हमें एक ग्रेट फ्लड की स्टोरी देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग हमारा सनातन धर्म। अगर हम हमारे सनातन धर्म की ही बात करें तो यह भी बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान ही चांद निकला था और समुद्र मंथन देवता और असुरों के बीच हुआ था। और जैसा कि हमें पता है कि देवता और असुर भी भाई ही है। इन सारे कहानियों से हम कंक्लूजन के करीब तो पहुंच रहे हैं, लेकिन सॉलिड एविडेंस के बिना हम कंक्लूजन नहीं बना सकते। इसलिए अब इनमें से सारे कॉन्स्पिरेसीज को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले इसी तस्वीर से शुरू करते हैं। दरअसल ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स के ही फुटप्रिंट्स है। चांद में हवा और पानी दोनों ही नहीं है, इसलिए कोई भी फुटप्रिंट्स वहाँ पर लाखों साल तक रह सकते हैं। इसके बाद अगर मून के डेंसिटी की बात करें तो जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी के हिसाब से चांद अर्थ के अपर सरफेस से बनी थी, इसलिए मून का डेंसिटी कम है। और अगर हॉलो मून थ्योरी की बात करें तो ये दरअसल 1692 के एक राइटर एडमंड हैले की किताब में है, जहाँ पर वो एक हॉलो मून के बारे में मेंशन करते हैं जिसके अंदर एलियंस रहते हैं। और साल 1901 में पॉपुलर साइंस फिक्शन राइटर H.G. वेल्स के फर्स्ट मैन इन द मून में भी वो एक ऐसे ही सिमिलर मून का मेंशन करते हैं, जिसके बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट एक्साइटेड हो गए और हॉलो मून हाइपोथेसिस को स्ट्रक्चर किया। अब अपोलो 12 के वाइब्रेशंस की बात करें तो क्योंकि चांद की डेंसिटी बहुत ही कम है और वहाँ अर्थ जितना पानी नहीं है, इसलिए वहाँ पर वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। और क्योंकि हमें ये नहीं पता कि चांद आखिर फॉर्म कैसे हुआ है, इसलिए फिलहाल ये सब कुछ एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बनकर ही रह जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।